everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. सो फ्रेंड्स टुडे सेशन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज के हम सेशन में करिकुलम स्टडीज़ जो हमारा यूनिट 5 से डील करता है, इसके पोर्शन और इसके सेक्शन हम यूनिट सी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, इस यूनिट 5 के अंदर जो सी पार्ट है जिसके अंदर करिकुलम स्टडीज़ क्या है, यहाँ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम क्या है, मेनली इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या होता है और ये किस तरीके से इंस्ट्रक्शनल मीडिया का यूज़ करते हैं हम अपने करिकुलम को मेंटेन करने के लिए, एनहांस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और किस प्रोसेस में सारा का सारा ये करिकुलम का एक सिस्टम की तरह ये चलता है, इसको हम डिस्केट में डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शनल ट्रांजैक्शन क्या है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो याद रखिएगा ये हमारे यूनिट 5 का सी पोर्शन है क्योंकि एज ऑफ नाउ हमने यहाँ पे यूनिट 5 से रिलेटेड ए पोर्शन और बी पोर्शन, जिसके अंदर ए पोर्शन में सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होता है करिकुलम के, डेफिनेशंस क्या है करिकुलम, स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती है करिकुलम डेवलपमेंट में, क्या कौन कौन से मॉडल्स होते हैं यहाँ पे, और किस तरीके से हमारा जो करिकुलम है फिलोसफिकल के बेसिस पे, सोशियोलॉजिकल के बेसिस पे और साइकोलॉजिकल की जो पर्सनल नीड्स के बेसिस पे करिकुलम डेवलपमेंट होता है, इसको हमने सब कुछ कवर कर लिया अपने पार्ट जो पहले वाली वीडियो है पार्ट ए को और बी को, क्योंकि बी में हमने सारे के सारे करिकुलम के मॉडल्स भी डिटेल में डिस्कस किए थे. अगर आप इस वीडियो के ऊपर देख रहे होगे तो आई का आप देखोगे आइकन वो बना हुआ है, उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पे मॉडल्स और अप्रोचेस करके वीडियो होगी, वो क्लिक करके आपको ए और बी सेक्शन की तरफ ले जाएगी. आज का जो सेशन है ये यूनिट 5 का सी सेक्शन होगा जिसके अंदर हम ये वाले ऊपर वाले जो पोर्शन है इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो करिकुलम का पूरा ट्रांजैक्शन होता है, क्या मीडिया यूज़ होती है अपने करिकुलम के डेवलपमेंट के लिए और एनहांस के लिए. ठीक है, इसके साथ साथ आने वाला जो सेशन होगा उसमें हम मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन करेंगे, सारे के सारे मॉडल्स हम डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल. तो आप मेरे सेशन के साथ जुड़े रहिएगा और इस सेशन के एंड तक आप बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. तो चलिए विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेशन. सो फ्रेंड्स फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ करिकुलम. हमने एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि यहाँ पे करिकुलम का मतलब क्या है. तो करिकुलम यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह का कोर्स जो कि टीचर मेनली यहाँ पे डेवलप करती है, जो भी उसे इंस्ट्रक्शंस अपने स्टूडेंट्स को देने होते हैं, जो भी उसे डिसिप्लिन पढ़ाना पड़ता है, तो उस डिसिप्लिन के अंदर वो सर्टन गोल्स आइडेंटिफाई करती है, एम्स यहाँ पे सेटअप करती है, कंटेंट और स्ट्रेटजीज बनाती है और इस स्ट्रेटजीज को लेते हुए वो इम्प्लीमेंट करती है और जो भी पर्टिकुलर बिहेवियर होता है जो एक्सपेक्टेड होता है टीचर के थ्रू वो बच्चों को वहाँ पे सिखाया जाता है. ठीक है, करिकुलम के अंदर एक तरह का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर कोई गोल है वो पहले से ही स्पेसिफाई होता है. और फ्रेंड्स यहाँ पे करिकुलम को किस तरीके से यहाँ पे ट्रांजैक्ट किया जा रहा है, मतलब किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ग्राउंड पे, वो हमारा करिकुलम ट्रांजैक्शन कहलाता है. ठीक है, जब भी यहाँ पे करिकुलम ट्रांजैक्शन की बात करती है तो मेनली आपको प्रोसेस समझना है कि यहाँ पे जब करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम ग्राउंड पे ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको ट्रांजैक्ट करके हम कोई लर्निंग कोई टेक प्लेस करना चाहते हैं, कोई लर्निंग करवाना चाहते हैं, तो वो करिकुलम ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाता है. ट्रांजैक्शन हमारा एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर कई तरीके की प्रैक्टिसेस है, कई तरीके की सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि सारे के सारे जो टॉपिक्स है जो हमारे करिकुलम में इन्वॉल्व है उसको कवर करता है. ट्रांजैक्शन हमेशा अपने साथ एक स्ट्रेटेजी कैरी करके चलता है. ठीक है, कि किस तरीके से हमें यहाँ पे स्ट्रेटेजीज को अपनाना है और अपने जो भी लर्निंग आउटकम्स है, जो भी लर्निंग हमारे गोल्स है उसको यहाँ पे मेट करवाना है. ठीक है, करिकुलम ट्रांजैक्शन के अंदर हमेशा से ही प्लानिंग इन्वॉल्व होती है. प्लानिंग सबसे अच्छा मुख्य रोल प्ले करता है. ठीक है, सबसे अदाकार क्या होता है यहाँ पे, प्लानिंग होती है. जब भी हम एक करिकुलम ट्रांजैक्शन चाहते हैं कि अच्छी तरीके से ट्रांजैक्ट हो, इम्प्लीमेंट हो, तो यहाँ पे करिकुलम की प्लानिंग पे ध्यान दिया जाता है. जब भी करिकुलम ट्रांजैक्शन चलता है तो ये प्रोसेस में होता है जिसके अंदर हम करिकुलम को ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, उस कई तरह के यहाँ पे जो चेंजेस है उसको अडॉप्ट करते हैं और कई तरीके के जो हमें नेसेसरी नहीं होती उसे डिलीट भी करते हैं.
किसके बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव जो हमने बनाए होते हैं उसके बेसिस पे। एडिशन भी होता है चीज़ों का, सब्ट्रैक्शन भी होता है चीज़ों का, और यहाँ पे हर तरीके से नाप तोल किया जाता है अपने गोल को मेट कराने के लिए। एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस तरीके से यहाँ पे रखा जाता है, और जब भी करिकुलम ट्रांजैक्शन को हम करते हैं, करिकुलम को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें हर फैक्टर को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे अपने टाइम फैक्टर को ध्यान में रख रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें चाहिए उस पर्टिकुलर गोल को मेट करने के लिए, वो स्ट्रेटेजीज हमें बनानी पड़ती है प्लानिंग में। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखना होता है। यहाँ पे प्लानिंग का क्या प्रोसेस है, प्लानिंग यहाँ पे क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चलता है, टीचिंग के प्रोसीजर में चलता है, और इसके अंदर जो कई तरीके के वेरिएबल्स है जो रोल प्ले करते हैं, जैसे कि लर्नर्स, यहाँ पे रिसोर्सेज आ गए, फैसिलिटीज़ आ गए, जो कि उस प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को मेट कराने के लिए, अटेन कराने के लिए हमारा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इतना समझ आया करिकुलम ट्रांजैक्शन क्या है, कि whenever we are implementing the curriculum which we have already made in the planning, so we ensure that the certain things to be determined and certain things to be done in a manage and in a manageable way, कि जिसमें आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ों को एक मैनेजेबल तरीके से, एक अच्छे तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो ग्राउंड के ऊपर। अब जब बात आती है यहाँ पे किस फ्रेमवर्क में चलता है हमारा करिकुलम ट्रांजैक्शन, सो मेनली यहाँ पे करिकुलम ट्रांजैक्शन के लिए हमारे 4 कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, आपको जो भी इंस्ट्रक्शनल गोल्स यहाँ पे मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल गोल्स यानी कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे बनाने पड़ते हैं अपने करिकुलम को यहाँ पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, उससे सही तरीके से ट्रांजैक्ट करने के लिए। एम्स हो गए, स्ट्रेटेजीज हो गए, ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी हम गोल्स की बात करते हैं, तो गोल यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि बच्चा क्या पढ़े, इसके अंदर आप यहाँ पे क्या सीखे, इस करिकुलम को जो बना रहे हो, करिकुलम का मेन मोटिव क्या है। अंत में जब बच्चे की पूरी लर्निंग हो जाएगी, तो बच्चा एंड जो गोल है, लर्निंग है, वो क्या सीखेगा उसके अंदर, तो वो सब कुछ हमें प्री डिटरमाइन करने की ज़रूरत होती है। सब कुछ ये ऑब्जर्वेबल, क्लियर बिहेवियर और क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे होना चाहिए। ये सबसे एक मैंडेटरी एक यहाँ पे पॉइंट होता है इंस्ट्रक्शन गोल्स बनाने में। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या अंत में जाके कम्युनिकेट कर पाएगा, अपने व्यू पॉइंट्स को रख पाएगा कि नहीं, कॉन्सेप्ट को किस हद तक वो अटेन कर पाएगा, तो ये पहले से ही डिटरमाइन करना पड़ता है इंस्ट्रक्शनल गोल्स में। फिर बारी आती है हमारी यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज मेनली कि जब आप अपने यहाँ पे करिकुलम बना लिया, अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, अब इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज में ये देखा जाता है कि उस एम्स को किस तरीके से मेट कराया जाए, उस एम्स को किस तरीके से फुलफिल कराया जाए। तो उसके लिए आप कई तरीके की स्ट्रेटेजीज बनाते हो। अब स्ट्रेटेजीज में यहाँ पे मेनली क्या है कि आप किस तरीके से ट्रांजैक्ट कर रहे हो बच्चों की लर्निंग, कि डायरेक्ट आप इंस्ट्रक्शंस उसको दे रहे हो, यहाँ पे इनडायरेक्ट के फॉर्म में आप दे रहे हो, यहाँ पे किस तरीके से आप जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको मेट करा रहे हो, लर्नर के क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, बच्चा किस तरीके से ऑब्जर्व करेगा, किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होएगी कि नहीं। तो ये सब कुछ आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज में। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज में आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब आप मीडिया आप लेते हैं, एक पर्टिकुलर मीडिया यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, मीडिया यानी कि जो भी टीचिंग एड्स, टूल्स आप बना रहे हो। ठीक है, टूल्स क्या है, एड्स क्या है, इंस्ट्रक्शन किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करोगे, डायरेक्टली आप दे रहे हो या टीचर सेंटर है या लर्नर सेंटर है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने लेसन्स को, या फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, बच्चा उसको कॉपी कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। फिर बारी आती है यहाँ पे लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट बेसिकली यहाँ पे टीचर क्या करती है, माहौल तैयार करने की कोशिश करती है, एक तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पे मेंटेन करती है। ठीक है, अब लर्निंग एनवायरनमेंट में यहाँ पे सारा खेल होता है
अच्छे ट्रांजैक्शन का, जब करिकुलम यहाँ पे ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो जाता है, लर्निंग एनवायरनमेंट पे हर एक पहलू को ध्यान से देखा जाता है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए उसी ऑब्जेक्टिव्स पे यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं, सही से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है तो उसको वहाँ पे इंटरवीन किया जा रहा है, इधर अगर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे है तो उसके अंदर कुछ इम्प्रोवाइज किया जा रहा है, टाइम यहाँ पे को कंसर्न किया जाता है, यहाँ पे जो टाइम और एफर्ट्स जो एनर्जी सब यूज़ कर रहे हो तो उसको सही से यूटिलाइज करा जाता है जब भी हम लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, फिर बाद में जब आप उसे इम्प्लीमेंट कर देते हो तो अंत में जो बारी यहाँ पे आती है वो आती है लर्निंग आउटकम की, जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपने लर्निंग आउटकम देख रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो अपने करिकुलम को कि आपका जो करिकुलम आपने बनाया जो उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिले कि नहीं, इवेलुएट करके आप देखते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमारा करिकुलम, ये पूरा सिस्टम चलता है, पूरा ट्रांजैक्ट होता है। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये ध्यान रखना इसके अंदर। ठीक है, जब भी हम करिकुलम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर मेनली हमारे 4 मेजर चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, 4 मेजर चीज़ें कौन कौन सी इन्वॉल्व है? इफेक्टिव प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इफेक्टिव इवेलुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अच्छे करिकुलम ट्रांजैक्ट होने के लिए ग्राउंड पे। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी ये भी देखा गया है कि प्लानिंग को तोड़ दिया गया, कि मतलब आपने एक तरफ प्लानिंग की, दूसरी तरफ आपने उसके कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया, तो हम ये दोनों कंपोनेंट्स को साथ में लेकर चल रहे हैं कि हालांकि यहाँ पे 4 कंटेंट्स होते हैं करिकुलम ट्रांजैक्ट करने के लिए, 4 मेजर थिंग्स होती है, जैसे कि करिकुलम प्लानिंग हो गया, और यहाँ पे करिकुलम की इफेक्टिव प्लानिंग के साथ साथ करिकुलम की जो प्लानिंग है उसे ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम दोनों ने इसमें इन दोनों कंपोनेंट्स को मैंने इसमें मर्ज कर दिया। ठीक है, इफेक्टिव प्लानिंग भी इसके साथ आ गया और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट भी इसके साथ आ गया। दूसरा क्या है? इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा हमारा इफेक्टिव इवेलुएशन, और यहाँ पे ये देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे ये सारे के सारे कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग हमारी किस तरीके से होनी चाहिए? प्लानिंग हमेशा ही यहाँ पे गुड होना चाहिए। गुड की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए वो क्लियर होने चाहिए कि आप किस लिए यहाँ पे बना रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। ठीक है, अब मेनली यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टीचर को यहाँ पे अपना करिकुलम बनाना है, एक कोर्स स्ट्रक्चर एक मेंटेन करना है यहाँ पे अपनी क्लास के लिए। ठीक है, अब इस क्लास में कोर्स स्ट्रक्चर ब्रांड कर रही है तो टीचर एक डिसिप्लिन चूज करेगी। मान लो यहाँ पे मैथमेटिक्स का करिकुलम वो तैयार कर रही है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स का करिकुलम वो देख रही है। मैथमेटिक्स के करिकुलम को बनाने से पहले प्लानिंग के अंदर क्या क्या स्टेजेस आएगी? सोचिए, प्लानिंग के अंदर क्या क्या आएगी कि आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली बनाने पड़ेगी। कि अब आप यहाँ पे प्लानिंग फ्रेंड्स सिर्फ एक बार नहीं होती, प्लानिंग हर चरण में होती है। प्लानिंग अगर देखोगे यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग कोर्स का नहीं हो रहा, कोर्स के अंदर भी हम हर चीज़ों को सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैथमेटिक्स का करिकुलम बना रहे तो सिर्फ मैथमेटिक्स को लेकर ही यहाँ नहीं चलाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, उस जो सब्जेक्ट है उसके पूरे जो सिलेबस है उसको हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज करेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज करेंगे। यूनिट वाइज करने के बाद इसका लेसन्स बनाएंगे। ठीक है, लेसन्स बनाने के बाद देखेंगे कि उस लेसन को किस तरीके से क्लास में इंप्लीमेंट करना है। तो हर चीज़ों को ध्यान में यहाँ पे रखा जाता है प्लानिंग के अंदर। ठीक है, प्लानिंग क्या कर रही है यहाँ पे? प्लानिंग क्या कर रही है? प्लानिंग दैट लीड्स टू द शेयर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ क्लियर एंड अटेनेबल गोल्स। जो क्या कर रही है? बच्चों की, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस कर रही है। यहाँ पे जब भी एजुकेशनल प्लानिंग की, गुड एजुकेशन प्लानिंग की बात करते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स हमेशा से ही साफ होने चाहिए, स्पेसिफाइड होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव, एक एक ऑब्जेक्टिव का क्या यहाँ पे मोटिव है, किस तरीके से आप उसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे, क्या स्ट्रेटेजीज होगी, टीचिंग एक्शंस क्या होंगे, यहाँ पे बिहेवियरल टर्म्स क्या होगी, ये सबको आपको पहले से ही डिफाइन करना पड़ता है अपनी प्लानिंग में। अब यहाँ पे देख लो, जो प्लानिंग होती है मेनली, वो आगे वाली मैंने स्लाइड्स में भी आपको बताया है। यहाँ पे प्लानिंग का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। अब प्लानिंग यहाँ पे देखोगे, प्लानिंग भी 3 तरीके से यहाँ पे होती है। ठीक है, अब प्लानिंग को देख लेते हैं।
जैसे कि कोर्स प्लानिंग, पहला होता है कोर्स प्लानिंग की ओवरऑल प्लानिंग, मैथ्स के ऊपर कोर्स बनाना है, मैथ्स का पूरा कोर्स को स्टडी करोगे। मान लो 10th की बुक में जो भी यहाँ पे आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स का कोर्स बनाना है, तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से यहाँ पे यूनिट्स है, तो वो पूरा लेकर आप कोर्स बनाओगे। ठीक है, कोर्स क्या है, हमेशा ही एक बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एकेडमिक ईयर में ये चलता है। टीचर क्या करती है, टीचर उसी के बेसिस पे अपना सारा का सारा जो स्टडीज होती है वो उसके बेस्ड होती है। यहाँ पे कोई भी स्कूल की जो सब्जेक्ट टीचर है वो अपनी एंटायर कोर्स को पहले से ही प्लान कर देता है। अब इस कोर्स को प्लान किया जाता है, उसके अंदर कई तरीके की यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी। यूनिट्स आती है, इसके अंदर लेसन प्लानिंग आती है। यूनिट क्या है, यूनिट हमारी बेसिकली चंक होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे फिलॉसफी पढ़ानी है मुझे, ठीक है, फिलॉसफी पढ़ानी, लेकिन इस फिलॉसफी के अंदर भी कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जब फिलॉसफी भी हमारी कितनी बड़ी है, यहाँ पे वेस्टर्न फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स है, यहाँ पे हिटोडॉक्स स्कूल्स है, तो इनको मैं कैसे पढ़ाऊँ। फिलॉसफी तो मेरा कोर्स हो गया, कोर्स स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन अब उस फिलॉसफी के अंदर मैं जो उस कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर मैं यूनिट्स बनाऊंगी कि उस यूनिट को मैं किस तरीके से सेग्रीगेट करूंगी। कि मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने सारे के सारे आपको इंडियन स्कूल्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, यानी कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ये मैंने एक यूनिट बनाई, उस यूनिट के अंदर सारे के सारे आपके ऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स पढ़ाऊंगी, फिर बाद में जाके मैं हिटोडॉक्स यानी कि वेस्टर्न स्कूल्स पढ़ाऊंगी। तो इस तरीके से यूनिट प्लानिंग हमें करनी पड़ती है, चंक हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, चंक होता है यूनिट हमेशा जो कि कंटेंट का, ठीक है, छोटे पार्ट में। अब उस यूनिट को भी सेग्रीगेट किया जाता है। अब आप एनटी का सिलेबस देख लो, अब यूनिट होगी जैसे करिकुलम स्टडीज। अब करिकुलम स्टडीज के अंदर भी आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को चंक के फॉर्म में लेकर आ रहे हो, तोड़ तोड़ के सब यूनिट्स बना रहे हो। कि अब करिकुलम स्टडीज है तो पहले उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ा देते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स पढ़ा देते हैं करिकुलम के। दूसरे वाले उसमें दूसरे बी पार्ट में यूनिट के क्या कराएंगे, मॉडल्स ले लेते हैं, मॉडल्स पढ़ाते हैं। मॉडल्स की जानकारी भी होनी चाहिए बच्चों को, मॉडल्स की जानकारी हो जाएगी, फिर बाद में जाके आप पूरा इंस्ट्रक्शन सिस्टम पढ़ाएंगे, इंस्ट्रक्शन मीडिया पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरा हमारा यूनिट प्लानिंग चलता है। चंक में यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे प्लान होती है। ठीक है, आई होप ये आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और जुड़ी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज को ध्यान में दिया जाता है यूनिट में। ठीक है, अब कोर्स में आप क्या करते हो, हर चीज़ों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लेकर चलते हो। ठीक है, कि ये अंत में जाके बच्चा ये सीखेगा, हमने पहले से ही ये सेट कर लिया। लेकिन उस यूनिट में हम क्या करते हैं, जो भी हमने सोचा है, जो एक्सपेक्टेड आउटकम, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर हमने बच्चों से सोचा है, उससे रिलेटेड हम इसको ब्रेक करते हैं, और जो कॉम्पिटेंसीज होती है उसको भी हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करते रहते हैं। ठीक है, यूनिट वाइज कि ये पर्टिकुलर यूनिट है, इस यूनिट के इस टॉपिक में बच्चा ये सीखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन है, तो इस मॉडल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन से बच्चे को यहाँ पे कॉम्पिटेंसी मिलेगी कि बच्चा यहाँ पे सारे के सारे मॉडल्स को जान पाए, ट्रेडिशनल मॉडल्स, कंटेम्प्रेरी मॉडल्स। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉम्पिटेंसी को बढ़ावा दिया जाता है यूनिट प्लानिंग में। ठीक है, कॉम्पिटेंसीज क्या होता है, और जो कॉम्पिटेंसीज ना बाद में जाके ब्रोकन अप हो जाती है स्किल्स में। ठीक है, ब्रोकन अप हो जाती है स्किल्स में, क्योंकि हर एक चीज़ों को हम गहराई से देख रहे हैं तो छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइडेड यहाँ पे हो जाती है। जब भी हम यूनिट प्लान के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर ना सिर्फ एबिलिटी इन्वॉल्व होती है, लेकिन हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं अपने कंटेंट को। ठीक है, एनालिसिस करते हैं अपने टास्क को, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिट प्लानिंग के अंदर। ठीक है, फिर बाद में बारी आती है लेसन प्लानिंग। अब ये यूनिट बना दी, ठीक है, यूनिट एक चंक हो गया कंटेंट का। अब उस यूनिट को भी बाद में जाके खंडित किया, फिर से उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा। अब ये जो लेसन प्लानिंग होती है, लेसन प्लानिंग को हम डे टू डे वाइज सब कर रहे हैं। टीचर क्या करेगी, यहाँ पे एक उस पर्टिकुलर यूनिट का एक टॉपिक उठाएगी। ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट का एक टॉपिक उठाएगी और वो जाके बच्चों को पढ़ाएगी। अब उस यूनिट का जो उस यूनिट का सब यूनिट का जो पोर्शन है उसका वो टॉपिक उठा रही है, तो उसके अंदर भी टीचर को ये स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है कि वो आज कौन सा टॉपिक
पढ़ाएगी, उसके रिलेटेड क्या बच्चा सीखेगा क्लास के अंदर, उस बच्चे का क्या एंट्री बिहेवियर होगा कि बच्चे को पहले से वो नॉलेज है कि नहीं, उसी के बेसिस पे वो सारे के सारे अपनी मीडिया सिलेक्ट करेगी, स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगी, मेथड सिलेक्ट करेगी और फिर बाद में उसको पढ़ाएगी और फिर टेस्ट लेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे पूरा करिकुलम हमारा चलता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक डायग्राम बनाना चाहती थी मैं आपके लिए। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर ने यूनिट कैसे बनाती है ये बता देती हूँ मैं। यहाँ पे आपको बताती हूँ टीचर यूनिट कैसे बना रही है। एक टेबल की फॉर्म में हम बनाते हैं यहाँ पे, और एक सिचुएशन लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिचुएशन लेके चलते हैं। ये टेबल आप बना सकते हो रिकॉलिंग पर्पसेस के लिए कि इससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब ये यूनिट में क्या होगा, टीचर क्या करेगी, पहले जो भी हमारे टीचिंग पॉइंट्स है उसको सिक्वेंशली ऑर्डर करेगी। ठीक है, मान लो एम्स बनाए टीचर ने, अब ये टीचर क्या कर रही है, टीचर यहाँ पे यूनिट बना रही है। ठीक है, यूनिट बना रही है। कोर्स स्ट्रक्चर पता चल गया, कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर सारे के सारी चीज़ें, सारे के सारे इसके अंदर लेसन्स है, चैप्टर्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लेगी। बाद में जब यूनिट बनाएगी तो वो चंक वाइज लेके चलेगी। तो इसके अंदर क्या करेगी, टीचर्स यहाँ पे अपने टीचिंग पॉइंट्स जो कवर करने हैं वो यहाँ पे लिखेगी। ठीक है, टीचिंग पॉइंट्स जो टीचर को कवर करने हैं वो इसके अंदर लेकर आएगी। टीचिंग पॉइंट्स इसके अंदर आ गया, जो मेनली टीचर यहाँ पे पढ़ाना चाहती है। ठीक है, मेनली यहाँ पे टीचर पढ़ाना चाहती है। जैसे कि मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे मेनली आपको आज इंस्ट्रक्शनल सिस्टम और ये सब पढ़ाना चाहती हूँ। मेरा मेन मकसद क्या है कि आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम पढ़ के जाए मेरे से। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। इंस्ट्रक्शनल सिस्टम ये पढ़ के जाए आज, और ट्रांजैक्शन, इंस्ट्रक्शन सिस्टम और ट्रांजैक्शन, ये मेरा टॉपिक है कि ये मुझे यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मैंने क्या ऑब्जेक्टिव बनाया है, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने पड़ते हैं टीचर को, यानी कि स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। स्पेसिफाई, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, स्पेसिफाई करने पड़ते हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स, कि यहाँ पे बच्चा है किस तरीके से रिलेट कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या रिलेट करेगा, कि यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा कि बच्चे को यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिलेट विद, स्टूडेंट्स will be able to relate with इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड इंस्ट्रक्शनल ट्रांजैक्शन। ठीक है, कि स्टूडेंट्स को ये जो रिलेट कर पाएगा इंस्ट्रक्शन सिस्टम और इंस्ट्रक्शनल ट्रांजैक्शन से, जो कि मैंने स्पेशली आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। मैंने ये अपना ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई किया। ठीक है, जब मैंने ऑब्जेक्टिव अपना स्पेसिफाई कर ली तो मैं यहाँ पे टीचिंग एक्टिविटी लेकर आई। ठीक है, अब यहाँ पे टीचर्स की क्या एक्टिविटी है, अब यहाँ पे जब भी हम बनाते हैं करिकुलम या स्ट्रक्चर हम मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है टीचर्स की क्या एक्टिविटी है। ये भी पहले से डिसाइडेड होता है कि टीचर किस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव्स को मेट करेगी। टीचर क्या करेगी, टीचर इससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे क्या पूछेगी, क्वेश्चंस पूछेगी। ठीक है, टीचर्स यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोब कर सकती है। टीचर अपना मटेरियल किस तरीके से आपको दे रही है, टीचर मटेरियल कैसे आपको शो कर रही है। जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ पे स्लाइड बनाई है। ठीक है, मटेरियल्स कैसे वो शो कर रही है, आप इसको लिख लेना। ठीक है, मटेरियल्स क्या यूज़ कर रही है, मेथड्स क्या यूज़ कर रही है टीचर, टेक्निक्स क्या यूज़ कर रही है। ठीक है, मेथड्स क्या है, टेक्निक्स क्या है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को मेट करने के लिए। जैसे कि मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी मेथड ये चुना है कि आपको जो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम का ये टॉपिक पढ़ाना है, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, और इसको मैं कैसे फुलफिल कराऊंगी आपके लिए वीडियो सेशन मेंटेन करके, आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस प्रोब करके कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, और अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो उनके डाउट क्लियर करके। मटेरियल मैंने क्या प्रोवाइड किया आपको, मटेरियल मैंने अपनी पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट स्लाइड्स आपको दे दिया। टेक्निक क्या है मेरी, टेक्निक मेरी यहाँ
यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड मैंने यूज किया है, ठीक है। इसका यूज करके क्या आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देके मैं चाहती हूँ कि आप ये सीख जाए, तो ये मैंने ये स्पेसिफाई किया ऑब्जेक्टिव। फिर टीचर्स की क्या एक्टिविटी है वो यहाँ पे स्पेसिफाई होती है यूनिट में, जब भी हम यूनिट बनाते हैं अपने प्लान की, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे बच्चों से क्या एक्सपेक्टेड है, बच्चा क्या सीखेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या है, बच्चे कैसे रिस्पॉन्स देंगे मुझे, एक्सपेक्टेड क्या है मुझे स्टूडेंट से। एक्सपेक्टेड बिहेवियर कह सकते हैं स्टूडेंट्स का, क्या होगा इधर एक्सपेक्टेड बिहेवियर यही होगा स्टूडेंट्स का कि यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया है कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। कि अगर भविष्य में क्वेश्चन आए, एमसीक्यू है तो एमसीक्यू को मेंटेन मतलब उसके साथ डील कर पाए इजिली। अगर कहीं पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसको वो सॉल्व कर पाए, मानो पीएचडी एंट्रेंस में आए, कहीं पे भी आए तो वो उसको सॉल्व कर सके। बच्चों को क्लियर और क्रिस्टल अंडरस्टैंडिंग हो, क्लियर और क्रिस्टल अंडरस्टैंडिंग हो इस कॉन्सेप्ट से, ये मैंने एक्सपेक्ट किया है अपने स्टूडेंट से। ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है मेरे स्टूडेंट का। फिर लास्ट में जाके मैं इवेलुएट करूंगी। इवेलुएट कैसे करूंगी, इवेलुएट करूंगी जब मैं आपका टेस्ट लूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कि आपको कितना समझ आया ट्रांजैक्शन सिस्टम के बारे में। तो इवेलुएशन कैसे करूंगी, यहाँ पे इवेलुएशन दो तरीके से हो सकता है। एक होता है मेरे तरीके से, मतलब मेरे तरफ से आपका टेस्ट लेना, दूसरी तरफ से आपका मेरे पास फीडबैक, जो आप मुझे फीडबैक देंगे, तो ये भी एक तरह का इवेलुएशन है, ठीक है। इवेलुएशन 2 वे चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे टीचर प्लान करती है जब भी टीचर को यहाँ पे अपना करिकुलम बनाना होता है और उसे यहाँ पे क्लासरूम में ट्रांजैक्ट कराना पड़ता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरीके से चलता है यहाँ पे हमारा, जब भी हमें यहाँ पे यूनिट प्लान करना पड़ता है, अपना कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पे प्लान करना पड़ता है। डेली बेसिस पे बात करते हैं अगर, तो डेली वाला देख लेते हैं, ये यूनिट वाला आ गया, ठीक है। अब डेली बेसिस पे क्या होता है, यहाँ पे देखो डेली बेसिस पे भी यही होता है। डेली बेसिस में क्या करती है टीचर, सबसे पहले टीचर अपना सब्जेक्ट चुनती है कि किस पे यहाँ पे उसे बच्चों को इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। सब्जेक्ट चुना टीचर ने, सब्जेक्ट चुनने के बाद यहाँ पे अपना टारगेट ग्रुप चुनती है, ठीक है, कि 10th की क्लास को पढ़ाना है, 9th की क्लास को पढ़ाना है, टारगेट ग्रुप क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है उसकी, वो डिसाइड करती है। फिर टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के बाद, मानो मैथ से रिलेटेड टॉपिक है अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है, अर्थमेटिक पढ़ा रही है। तो इसके बाद अब ये टीचर क्या करेगी, टॉपिक बच्चों को पढ़ाएगी। टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद टीचर क्या करेगी, यहाँ पे एंट्री बिहेवियर चेक करेगी अपने बच्चों का कि उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को कितनी नॉलेज है। अब यहाँ पे टीचर एंट्री बिहेवियर चेक करने के लिए कुछ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम भी दे सकती है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे मान लो टीचर ने कोई प्रॉब्लम दे दिया आपको ब्लैक बोर्ड पे, अर्थमेटिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दिया कि आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, तो इससे टीचर क्या करती है, आपकी बेसिक नॉलेज, आपकी प्रायर नॉलेज देख लेती है, जांच लेती है। जब टीचर आपकी प्रायर नॉलेज जांच लेती है, एंट्री बिहेवियर आपका देख लेती है, फिर जाके टीचर उसी के बेसिस पे अपने क्या करती है, ऑब्जेक्टिव्स बनाती है कि चलो इतना बच्चों को पता है, अब क्या करती हूँ, अब मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को ये पर्टिकुलर अर्थमेटिक का टॉपिक आ जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव बनाया, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद यहाँ पे टीचर क्या करेगी, यहाँ पे उस ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल कराया जाए, मेथड्स बनाएगी। अब टीचर क्या करेगी, इस अर्थमेटिक जो टॉपिक है इसको कैसे पढ़ाएगी, या टीचर यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर सकती है, या प्रेजेंटेशन बना सकती है, या स्मार्ट बोर्ड पे आपको पढ़ाएगी, या फिर वो डायरेक्ट कन्वेंशनल मेथड से आपको पढ़ा रही है ब्लैक बोर्ड पे कि आपको क्वेश्चन दे दिया, आप फिर सॉल्व करा रही है, 1 बाय 1 करके आप उनको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर फॉलो कर रहे हो। कोई भी यहाँ पे मेथड हो सकता है टीचर के अकॉर्डिंग, मेथड और टेक्निक्स क्या है यहाँ पे वो टीचर डिसाइड करेगी, ठीक है। फिर जब टीचर ये डिसाइड कर लेती है, बाद में जाके यहाँ पे उसको अपने टॉपिक को यहाँ पे प्रेजेंट करती है, ठीक है, यहाँ पे वो पढ़ाती है। पढ़ाने के बाद लास्ट में वो टेस्ट ले लेगी, इवेलुएट करेगी आपकी परफॉर्मेंस को। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर इवेलुएट करने का भी अलग अलग तरीका है कि फॉर्मेटिव इवेलुएशन कर रही है, समेटिव इवेलुएशन कर रही है टीचर, ऑन गोइंग क्विज लेते जा रही है आपसे लेक्चर में, वो आपसे क्वेश्चन प्रॉब करती जा रही है, 1 बाय 1 करके खड़ा करके कि आओ तुम्हारी बारी, तुम क्वेश्चन करो। तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे
पूरा का पूरा सिस्टम हमारा चलता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। पहले हमने क्या किया, करिकुलम ट्रांजैक्शन क्या है उसका मेन हमने डेफिनेशन देखी। ठीक है, कि जब हम चाहते हैं कि करिकुलम इजी तरीके से हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्ट हो जाए अपना करिकुलम, और कुछ करिकुलम को किस 4 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसे ग्राउंड पे ट्रांजैक्ट करने के लिए, कि इफेक्टिव प्लानिंग वहाँ पे होनी चाहिए, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और इफेक्टिव इवैल्यूएशन यहाँ पे मैंडेटरी होता है। ठीक है, प्लानिंग है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कोर्स प्लानिंग भी 3 तरीके से होती है, कि कोर्स का पूरा प्लान करना, पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस डिसाइड कर देना, फिर उस सिलेबस को चंक में डिवाइड करना यानी कि यूनिट बनाना, फिर उस यूनिट को भी आगे जाके सब यूनिट में पोर्शंस में डिवाइड करना, और बाद में जाके डेली बेसिस पे आप क्या करना, लेसन प्लान करना। ठीक है, प्लानिंग 3 तरीके से देख ली। अब उस प्लानिंग के अंदर हमने ये देखा कि यूनिट किस तरीके से प्लान होती है। ठीक है, कि यहाँ पे इतना पोर्शन है, टीचर को पढ़ाना है वो पहले से डिसाइड करती है, स्पेसिफाई करती है ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करने के बाद टीचर अपनी एक्टिविटीज यहाँ पे डिजाइन करती है कि वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करेगी, किस तरीके से ट्रांसलेट करेगी इस करिकुलम को, ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से मैट करेगी, मेथड्स क्या क्या होंगे, टूल्स क्या होंगे, टेक्निक्स क्या होगी, स्ट्रेटेजीज क्या होगी, वो सबको टीचर पहले से डिसाइड कर लेती है। फिर यहाँ पे बच्चों का एक्सपेक्टेड बिहेवियर, एक्सपेक्टेड आउटकम टीचर देखती है, फिर बाद में जाके उसके परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर देती है। और यहाँ पे हमने ये देखा कि डे टू डे बेसिस पे क्या होता है कि टीचर ऐसी यहाँ पे प्लानिंग करती है यहाँ पे, लेकिन डे टू डे प्लानिंग में सबसे पहले टीचर बच्चे का एंट्री बिहेवियर चेक करती है। हल्का सा डिफरेंस होता है, टीचर हमेशा एंट्री बिहेवियर चेक करती है बच्चों का, देखती है कि कितनी नॉलेज है, उसी बेसिस पे वो डे टू डे वाइज अपना लेसन प्लान करती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब बारी आती है इंस्ट्रक्शन सिस्टम की। अब ये इंस्ट्रक्शन सिस्टम क्या होता है ये हम जान लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, अभी हमने यहाँ पे करिकुलम का ट्रांजैक्शन पढ़ा है। अब बारी आती है इंस्ट्रक्शन सिस्टम क्या है। तो फ्रेंड्स, सिस्टम के अंदर हमारे कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इस कंपोनेंट का कौन कौन से होते हैं, यही सारे कंपोनेंट होते हैं जो हमने पढ़ा है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स बनाना, स्ट्रेटजीज तैयार करना, केयरफुल प्लानिंग यहाँ पे होना, केयरफुल इम्प्लीमेंटेशन होना, टेस्ट करना, ये सिस्टम वाइज चलता है। ठीक है, ये पूरा एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस वाइज ये चल रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम इंस्ट्रक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो ये एक प्रोसेस में चल रहा है आपका। तो ये आपसे सबसे पहले क्या होता है, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में एंटर कराया जाता है। यहाँ पे मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स इस इंस्ट्रक्शनल सिस्टम में जब भी एंटर करता है कि किसी पर्टिकुलर चीज को सीखने से पहले भी बच्चा क्या करता है, अपनी प्रायर नॉलेज अपने साथ लेकर चलता है। एक तरह का एंट्री बिहेवियर उसके अंदर होता है। अब उस एंट्री बिहेवियर को देखते हुए टीचर क्या करती है, उसका यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटकम में बदलती है। जो टीचर चाहिए होता है टीचर को, उसी हिसाब से वो अपना लेसन को, अपने करिकुलम को प्लान करती है, और उसके एंट्री बिहेवियर के बेसिस पे, ठीक है, एंट्री बिहेवियर के बेसिस पे वो अपना यहाँ पे लेसन प्लान करती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये लिखी हुई है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू अचीव दिस सर्टेन टर्मिनल बिहेवियर्स व्हिच कैन बी टर्म्ड एक्सपेक्टेड टर्मिनल बिहेवियर। मतलब यहाँ पे क्या करती है, टीचर एक्सपेक्टेड बिहेवियर को बनाती है, टर्मिनल बिहेवियर को बनाती है बच्चों की एंट्री बिहेवियर को चेक करके, जब भी उन्हें बच्चा इस इंस्ट्रक्शनल सिस्टम में एंटर करता है। इंस्ट्रक्शन सिस्टम में एंटर करना यानी कि बच्चा न्यू नॉलेज यहाँ पे सीख रहा है। ठीक है, न्यू नॉलेज यहाँ पे सीख रहा है। तो ठीक है, ये सबसे पहले डिजाइन यहाँ पे टीचर करती है। फिर यहाँ पे क्लियरली जो एक्सपेक्टेड है टर्मिनल बिहेवियर कि उसको किस तरीके से अचीव करेंगे वो टीचर यहाँ पे मेंटेन करती है। ये भी बिल्कुल उसी तरह के प्रोसेस की तरह यहाँ पे चल रहा है, लेकिन सिस्टमेटिकली तरीके से ये पूरा सिस्टम हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे टीचर ने एक्सपेक्टेड देख लिया और बिहेवियर उसके बना लिए, टर्मिनल बिहेवियर, फिर उस एक्सपेक्टेड बिहेवियर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए, किस तरीके से इंटेंडेड हो, ये भी ध्यान में रखा जाता है। फिर बाद में जाके जब टीचर पूरा इम्प्लीमेंट कर देती है ग्राउंड पे, तो अंत में जाकर क्या होता है, टीचर उसके इवैल्यूएट करती है, फीडबैक लेती है, और ये देखने की कोशिश करती है कि जो उसने टर्मिनल बिहेवियर जो उसने एक्सपेक्ट किया था एक्चुअल वही निकल कर आया कि नहीं। तो ये क्या है, ये पूरा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ही यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के माध्यम से पूरा का पूरा करिकुलम है वो ट्रांसलेट हो रहा है, वो करिकुलम इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको इतना समझ आ गया होगा किस तरीके से चल रहा है।
अब बारी आती है यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को डिजाइन कैसे करते हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को डिजाइन कैसे करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस ट्रांजैक्शन सिस्टम को डिजाइन हम करते हैं, यहाँ पे 3 स्टेजेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी स्टेजेस इंपॉर्टेंट होती है? पहला यहाँ पे होता है कि सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। आप उसको एनालाइज करते हो कि किसके बेसिस पे, मतलब नीड क्या है, हमारी नीड क्या है, उसको आप एनालिसिस करते हो किसी भी इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को बनाने से पहले, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन सिस्टम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डिजाइन किया जाता है। फिर आता है जब आपने एनालाइज कर लिया सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड की जरूरत है, उस नीड को बाद में जाके क्या करा, डिजाइन करते हैं हम अपने सिस्टम को उस नीड के बेसिस पे। जब नीड के बेसिस पे अपने सिस्टम को डिजाइन किया, बाद में जाके हमारा काम आता है कि हम क्या करते हैं, सिस्टम को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। अब जब भी एनालिसिस करने की बात करते हैं, एनालाइजिंग कैसे करते हो सिस्टम की, इसके स्टेज पे क्या होता है कि यहाँ पे आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हो, और ये क्या लिखा है डेफिनेशन में कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड कंसीडर द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स इन अचीविंग देम। मतलब जब भी हम एनालाइजिंग की बात करते हैं तो एनालिसिस में हर किसी एक्सपर्ट को देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमें क्या चाहिए, क्या पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव हमें मेट करना है, उस ऑब्जेक्टिव को मेट कराने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए, हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, और कौन कौन से रिसोर्सेज नहीं है, क्या क्या यहाँ पे बैरियर्स आ सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स यानी कि बैरियर्स आ सकते हैं उस पर्टिकुलर बिहेवियर को अचीव करने में, उस पर्टिकुलर आउटकम को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को मेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा एनालाइजिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अंदर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई तरीके के वेरिएबल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं कि एनवायरनमेंट, कि किस एनवायरनमेंट में यहाँ पे जो लर्निंग है हमारी वो ऑपरेट होगी, कोर्स का क्या कंटेंट होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कोर्स के, और क्या जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए सुटेबल है कि नहीं, पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं प्रोग्राम के, तो वो सॉल्व कर रहा है, यहाँ पे इसको कैटर किया जा रहा है, कंसीडर किया जाता है एनालिसिस सिस्टम में, ठीक है, एनालाइजिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक हल्का सा एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहती हूँ। यहाँ पे मान लो अगर आप कोई वर्कशॉप ले रहे हो, ठीक है, बच्चों की वर्कशॉप ले रहे हो, बच्चों की वर्कशॉप में आप चाहते हो कि बच्चा यहाँ पे सीखे जेंडर रोल्स के लिए, ठीक है, जेंडर रोल्स क्या है इसके बारे में बच्चा यहाँ पे सीखे। अब उस जेंडर रोल्स को सीखने के लिए आप क्या करोगे, उसी से रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे कि बच्चा क्या करेगा, पहले बेसिक जेंडर रोल सीखेगा और उसे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेकर जाएगा। अब उस जो जेंडर रोल के ऊपर हमने ये वर्कशॉप रखी है, तो उसके अंदर भी कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे जो कि इजीली इस टॉपिक पे, इस सेंसिटिव इशू पे जो अपना कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं, इजी तरीके से उन्हें समझा सकते हैं। तो ये भी हमें सबको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पे, क्योंकि आप कहीं कहीं पे भी देख लो, कहीं आप इवेंट प्लानिंग पे देखोगे या फिर कोई आप वर्कशॉप मेंटेन करो, तो ये सब कुछ आप पहले से डिसाइड आपको करना पड़ता है, सिस्टम आपको पहले से मेंटेन करना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि क्या वो पर्टिकुलर पर्सन या रिसोर्स यहाँ पे उस पर्टिकुलर जो आउटकम है उसको अचीव कराने में मदद करेगा कि नहीं, वो सुटेबल है कि नहीं, ये सब कुछ हम देखते हैं। रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, अब रिसोर्सेज वर्कशॉप तो कंडक्ट करवा रहे हो, उस वर्कशॉप को कंडक्ट कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कहाँ कराओगे, अवेलेबिलिटी है कि नहीं, आप यहाँ पे सेमिनार रूम में करवा रहे हो, असेंबली हॉल में वर्कशॉप कंडक्ट करवा रहे हो, या फिर लैब में करवा रहे हो, तो ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है पहले से। इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ऑडियो विजुअल्स एड्स यहाँ पे वो चाहिए, अगर जो बाहर से एक्सपर्ट आ रहा है उसको यहाँ पे स्लाइड्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, प्रोजेक्टर यहाँ पे यूज होगा कि नहीं, वर्कशॉप्स है तो बच्चों को यहाँ पे मटेरियल्स क्या क्या प्रोवाइड होंगे, कि यहाँ पे बच्चे को वर्कशीट्स दी जा रही है, या वर्कशीट्स देने के साथ साथ बच्चे को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये सब कुछ हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। हर एक चीज को आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए, ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट हो गया। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, टाइम की क्या यहाँ पे
अवेलेबिलिटी है। टाइम कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए कि वर्कशॉप कितने घंटे चलेगी, 1 घंटे चलेगी, 2 घंटे चलेगी, या फिर पूरी वीक वर्कशॉप चल रही है। तो ये सब कुछ पहले से हमें डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, ये सब कुछ हम सिस्टम को, अब देख लो सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं तो सब कुछ हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, लर्नर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लर्नर्स का क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या एस्पिरेशंस है, क्या उनके इंटरेस्ट है कि नहीं इधर इस वर्कशॉप में इन्वॉल्व होने के लिए, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे, उसके बैकग्राउंड की नॉलेज के बेसिस पे, स्किल्स की नॉलेज के बेसिस पे यहाँ पे उनके लिए ये पूरा एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, ये सब कुछ है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि हम सिस्टम को एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में आता है डिजाइन करना सिस्टम को, कि जब आप अपने यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हो हर एक चीजों का, फिर बारी आती है प्लान करने की, उस सिस्टम को डिजाइन करने की। अब इस सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एनालाइज कर लिया सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को। फिर आप डिफाइन करते हो एजुकेशन ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कि जब आपने स्पेसिफाई कर लिया अपने ऑब्जेक्टिव्स को और एनालिसिस कर लिया रिसोर्सेज को, कंस्ट्रेंट को, तो डिजाइनर क्या करता है, यहाँ पे जो यहाँ पे डिजाइन बना रहा है वो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स और सॉल्यूशन सिलेक्ट करता है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या क्या चीजें हम यहाँ पे होनी चाहिए। एक तरफ हमने लिख लिया कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए, उसका सही तरीके से प्लानिंग कैसे किया जाए। और इस जब भी हम यहाँ पे एजुकेशन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक चीज पे, हर एक जो हमारे स्टेप पे चेक किया जाता है, हर एक फेज ऑफ डेवलपमेंट पे यहाँ पे चेक किया जाता है। चेकिंग की हमें जरूरत होती है कि ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अचीव हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब मान लो एक आपने पूरा का पूरा जो वर्कशॉप रखी है, ये 1 हफ्ते की वर्कशॉप रखी है, 1 हफ्ते की वर्कशॉप है, तो आप क्या करोगे, हर एक दिन जो भी उस वर्कशॉप का काम हुआ है उस काम को चेक करते जा रहे हो कि एक जो वर्कशॉप है, पहले दिन वर्कशॉप ये हुई थी, उसका ऑब्जेक्टिव ये था, मटेरियल्स ये यूज हुए, तो आप चेक करोगे अंत में कि सही से उस मटेरियल्स का यूटिलाइज हुआ है, बच्चे सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं, यहाँ पे कुछ फ्रूटफुल निकल कर आया है कि नहीं, जो हमने ऑब्जेक्टिव सोचा था बच्चे उसको सीख पा रहे हैं, लर्न कर पा रहे हैं, कुछ बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। तो हम हर एक स्टेप में इसको चेक करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई कमी पेशी होती है, बाद में जाके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है यहाँ पे कि आप डेवलप करते हो अपने ऑब्जेक्टिव्स को और उसको टेस्ट करते हो। ये भी वही है कि अब आप क्या करो, ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप किया, उसको टेस्ट किया कि सही से आ रहा है कि नहीं। फिर आप क्या करते हो, उसको प्लान करते हो, डेवलप करते हो। जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, प्लान कर देते हो, उसको डेवलप करते हो, वैलिडेट करते हो उनकी इंस्ट्रक्शंस को कि सही तरीके से अपने ग्राउंड पे, फिर बाद में जाके इवैल्यूएशन कर देते हो। तो वही आपका पूरा सिस्टम ये चलता है। ठीक है, फिर बारी आती है लास्ट में इवैल्यूएशन, यानी कि इवैल्यूएट करना अपने सिस्टम को। अब इम्प्लीमेंट भी कर दिया, सब कर दिया, बारी आती है इवैल्यूएट करना। अब इवैल्यूएट करने का मेन प्रोसेस यही है कि जब तक इवैल्यूएट नहीं करोगे आपको कमी नहीं दिखेगी अपने अंदर, कि जब कमी क्या है, कमी क्या रह गई यहाँ पे। तो कमी देखने के लिए आपको इवैल्यूएशन की जरूरत होती है, इम्प्रूव करने के लिए, कि आगे जाके ऐसी कमियां ना निकले, तो इसे इम्प्रूव किया जाए, सही तरीके से स्ट्रेटेजीज अपनाई जाए फिर से इफेक्टिवली, ताकि हमें अच्छे आउटकम और मिल पाए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे अपना इवैल्यूएशन यहाँ पे हम करते हैं। जब भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अब इवैल्यूएशन है यहाँ पे दोनों तरीके से हो सकती है, या तो पर्सनल तरीके से यहाँ पे लर्नर करे, अपना कि उसे फीडबैक फॉर्म दे दो, और बच्चा खुद यहाँ पे इवैल्यूएट कर रहा है कि उसे सही लगा कि नहीं, वर्कशॉप में आकर क्या सीखा क्या नहीं। तो एक तो ये तरीका है। बाकी लेकिन आप दूसरे तरीके से देखो तो कोई वर्कशॉप के एंड में कोई बच्चों का एक ऐसा टास्क रख लो कि बच्चे यहाँ पे सीख पा रहे कि नहीं, उस टास्क से पता चल जाएगा, उस ग्रुप डिस्कशन से पता चल जाएगा क्वालिटी की क्या निकल कर आए। अगर क्वालिटी डिस्कशन हो रहा है बच्चों के बीच में, तो मतलब उस वर्कशॉप का सही इस्तेमाल हुआ है, बच्चे सही में कुछ सीख पाए हैं। तो इस सभी के लिए हमें अपनी इवैल्यूएशन की जरूरत होती है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि स्टूडेंट्स, प्रोफेशन इवैल्यूएटर्स एंड द पीयर ग्रुप and the evaluator and the other sources of evaluation. The components identified for evaluation are goals and objectives, prerequisites like entry level knowledge, content, process, outcome और assessment procedure references.
और जो ये सब आपको बताया गया है कि ये सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडेंटिफाइड कर सकते हैं इवेलुएशन में, ठीक है, कि क्या गोल्स हमारे ऑब्जेक्ट हुए, एंट्री लेवल नॉलेज यहाँ पे क्या थी, आउटपुट क्या निकल कर आया, किस तरीके से असेसमेंट हुई, रेफरेंसेस क्या है, तो ये सब कुछ इवेलुएशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ये हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है सोशल मीडिया की। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी हमने करिकुलम ट्रांजैक्शन पढ़ा कि करिकुलम किस तरीके से ट्रांसैक्ट होता है ग्राउंड पे, क्या क्या कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसे प्लान करने में, करिकुलम को इफेक्टिव तरीके से ट्रांसैक्ट करने में। फिर हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शन सिस्टम। इंस्ट्रक्शन सिस्टम किस तरीके से होता है, इंस्ट्रक्शन सिस्टम मेनली हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है कि किस प्रोसेस में हमारा ये करिकुलम ट्रांजैक्शन हो रहा है, कि उसको क्या करा जाता है, सबसे पहले एनालाइज किया जाता है। सिस्टम बनाने से पहले, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बनाने से पहले एनालाइज करना, फिर डिजाइन करना, यानी कि प्लानिंग हम करते हैं, प्लानिंग के बाद इवैल्यूएशन करना, वही चल रहा है, ठीक है। फिर बाद में आता है इंस्ट्रक्शन मीडिया। इंस्ट्रक्शन मीडिया बेसिकली कि आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को किस तरीके से ट्रांजैक्ट कर रहे हैं अपनी क्लास में। टीचर अगर मेनली यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड अर्थमेटिक पढ़ाना चाहती है, ये अर्थमेटिक का प्रॉब्लम, अर्थमेटिक का जो कंटेंट अगर वो पढ़ाना चाहती है, तो उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए टीचर्स को क्या क्या मीडिया की जरूरत होगी, क्या क्या टूल्स की जरूरत होगी, क्या क्या एड्स की जरूरत होगी, तो वो हमारे इंस्ट्रक्शन मीडिया के अंदर आ जाते हैं। अब इंस्ट्रक्शन मीडिया हमारे कई तरीके के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑडियो विजुअल्स एड्स हो गए, विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड हो गए, विजुअल प्रोजेक्टेड स्टिल्स हो गए, इसके अलावा ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड मोशंस हो गए, मल्टीमीडिया हो गए, जैसे कि अभी आप देखोगे मल्टीमीडिया में कई तरीके के कि रेडियो है, स्लाइड्स है, पोस्टर्स के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और न्यू एमर्जिंग मीडिया है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। बारी आती है ऑडियो की, क्योंकि अगर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है ये सबसे पहले कि टीचर किस टीचिंग एड का यूज करती है और किस टीचिंग एड को टीचर अच्छे तरीके से हैंडल कर पाती है। टीचिंग एड भी हर कोई टीचर हैंडल नहीं कर पाती, ये टीचर की कॉम्पिटेंसी के ऊपर बेस्ड होता है कि टीचर उसको हैंडल कर पा रही है टूल को कि नहीं। मान लो अगर टीचर को नॉलेज ही नहीं है बेसिक आईटी की कि स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, कंटेंट को डिलीवर कैसे करते हैं, तो टीचर नहीं कंफर्टेबल होगी। तो टीचर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और बच्चों को इजीली कॉम्प्रीहेंड हो जाए उनके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही इंस्ट्रक्शन मीडिया को चुनती है। अब बात आती है ऑडियो की। अब आप देखोगे ऑडियो एड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हो गए, ये देख लो टेप सी जो चलती थी पहले, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के थ्रू अगर टीचर पढ़ा रही है बच्चे को, वॉइस के थ्रू, यानी कि मेनली जैसे टीचर अपनी वॉइस का यूज करके बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रही है, लेक्चर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो टेप्स का यूज कर रही है, यहाँ पे कोई लेसन अगर टीचर ने रिकॉर्ड किया, उस लेसन को रिकॉर्डिंग की टेप वो चला रही है बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। या फिर टीचर यहाँ पे रेडियो का यूज कर रही है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का यूज कर रही है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। इसके अलावा आता है विजुअल एंड प्रोजेक्टेड। विजुअल एंड प्रोजेक्टेड हमारा मेनली ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब टीचर क्या कर रही है, विजुअल एड्स का यूज कर रही है, ये मेनली हमारे नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं। मतलब इसके अंदर किसी यहाँ पे किसी मीडिया की जरूरत नहीं होती, मेनली किसी आपको जैसे कि प्रोजेक्टिंग एड्स की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे 2D होते हैं मेनली अपने फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे विजुअल एड्स में बुक्स के थ्रू पढ़ा दिया, मैगजीन्स के थ्रू बच्चे को पढ़ा रही है, या फिर डॉक्यूमेंट्स जो है उनके थ्रू पढ़ा रही है, रिटर्न कोई मैटर है अपने नोट्स पढ़ा रही है, अपने नोट्स से बच्चों को यहाँ पे दे रही है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा नॉन प्रोजेक्टेड यानी कि 2 डायमेंशन अगर आप देखोगे, 2 डायमेंशन के अंदर जैसे कि फ्लैश कार्ड यहाँ पे टीचर पढ़ा रही है, फ्लैश कार्ड से पोस्टर्स बनाए बच्चों के लिए, चार्ट्स बनाए हैं, कार्टून्स बनाए हैं। विजुअल्स अगर देखोगे जो कि नॉन प्रोजेक्टेड है, 3 डायमेंशनल है, जैसे कि डायग्राम हो जाना, प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका मॉडल हो जाना, ठीक है, डिस्प्ले मटेरियल्स यहाँ पे होना, ये सारे के सारे मटेरियल्स का टीचर यूज करती है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। इसके अलावा बात आती है प्रोजेक्टेड स्टिल कौन से है, मतलब जिसके अंदर यहाँ पे मास मीडिया का यूज हो रहा है, क्या क्या, जैसे कि यहाँ पे आपके
प्रोजेक्टर्स का यूज हो रहा है, ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज का यूज हो रहा है। जैसे कि टीचर क्या करती है क्लास में, एक तरफ आपकी यहाँ पे स्लाइड होती है, लैपटॉप से कनेक्ट कर लेती है और वो प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट होती है स्क्रीन पे, वाइट स्क्रीन पे, उसका यूज कर रही है, या फिर स्लाइड्स का यूज कर रही है, फिल्म स्ट्रिप्स का यूज कर रही है, माइक्रो फिल्म्स का यूज कर रही है। तो ये विजुअल प्रोजेक्टर स्टील के अंदर आ जाती है। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मीडिया है, इसको यहाँ पे कैटेगराइज फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं। फिर बारी आती है ऑडियो विजुअल की। अब ऑडियो विजुअल में दोनों यूज हो रहा है, वॉइस भी जा रही है और स्लाइड्स भी आपको दिख रही है। जैसे कि अभी आप ऑडियो विजुअल कनेक्शन हमारा है हम दोनों का, हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको स्लाइड से प्रेजेंट कर रही हूँ, पीछे से अपना वॉइस ओवर भी देती जा रही हूँ, ठीक है, अपनी वॉइस का भी यूज कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये है ऑडियो विजुअल के अंदर, जिसके अंदर फिल्म्स हो गई, टेलीविजन हो गया, वीडियो कैसेट्स हो गई। और जब मल्टीमीडिया की बात करते हैं तो मल्टीमीडिया में तीनों चीजें साथ साथ चलती है कि मैं एक तरफ स्लाइड्स भी दिखा रही हूँ, टेप भी चला रही हूँ और वर्कबुक भी आपको दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा फिल्म भी है, पोस्टर भी है, वर्कबुक और प्रिंट मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये मल्टीमीडिया के अंदर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर बारी आती है न्यू इमर्जिंग मीडिया। न्यू इमर्जिंग मीडिया में अब जैसे कि आप देखोगे, ये जूम हो गया, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गया, गूगल मीट हो गया, गूगल मीट के साथ साथ आपको यहाँ पे जो गूगल क्लासरूम हो गया, तो ये सब कुछ आपके न्यू इमर्जिंग मीडिया के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर टीचर क्या करती है, सॉफ्टवेयर का सहारा ले रही है। टीचर एक सॉफ्टवेयर का सहारा ले रही है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, इंस्ट्रक्शन मीडिया उसको एज अ यूज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे केबल टेलीविजन हो गया, यहाँ पे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का यूज कर रही है, कंप्यूटर्स का यूज कर रही है, लैपटॉप्स का यूज कर रही है, मोबाइल फोन्स का यूज कर रही है, एडोसेट यहाँ पे आ गया, एजुकेशन सैटेलाइट का यूज कर रही है। तो ये सब कुछ मल्टी सेंसरी और न्यू इमर्जिंग मीडिया के अंदर आ जाता है, जिसको हम इंस्ट्रक्शनल मीडिया कह रहे हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारा का सारा सेशन समझ आया होगा कि मेनली हमारा किस तरीके से यहाँ पे करिकुलम ट्रांसलेट होता है, क्या क्या मेन इसके अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिजाइनिंग कैसे होती है इंस्ट्रक्शन सिस्टम की, 3 तरीके की डिजाइनिंग होती है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है प्लानिंग कैसे हो रही है, और इस प्लानिंग को, इस ट्रांजैक्शन को किस ट्रांजैक्शन फ्रेमवर्क के अंदर उतारा जा रहा है, और करिकुलम को ईजिली हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका आज खत्म हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम इसी का ही यानी यूनिट सी से रिलेटेड मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। टेलर्स मॉडल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, लेकिन हम फिर से डिस्कस करेंगे। टेलर मॉडल, स्टेक मॉडल, स्केबल मॉडल और किलपैट्रिक मॉडल, इसको हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक बार फिर से इसलिए क्योंकि मैंने ये अपने जब 2020 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, प्रैक्टिस सेशन सीरीज वहाँ पे चलाई थी, तो वहाँ पे ये सारे इवैल्यूएशन के मॉडल को डिटेल में डिस्कस किए थे, लेकिन अब फिर से हम इसके अंदर करेंगे ताकि हमारा कंपाइल हो जाए यूनिट 5, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आज का सेशन आप सबको कैसा लग रहा है, और कोई फीडबैक अगर मुझे प्रोवाइड करना चाहो तो फीडबैक आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको इजीली ये टॉपिक कॉम्प्रीहेंड हुआ कि नहीं। जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई है उसी तरीके से यहाँ पे आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बेसिकली हमारा मेन मोटिव यही है कि हम इजी तरीके से और लेमैन लैंग्वेज में अपने कॉन्सेप्ट्स को सीख पाए, ठीक है। क्योंकि जितनी अच्छी सरल भाषा में हम चीज़ों को सीख पाते हैं, उतने ही हम इजी तरीके से चीज़ों को इन फ्यूचर रिकॉल कर पाते हैं और अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मेरा सेशन, यू कैन प्रोवाइड माय फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड स्टे एट होम। थैंक यू।